हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम दिख रहा होगा, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी कि एक बहुत ही सुंदर मन, या फिर आप दिमाग जो भी कह लीजिए। ठीक है, एक बहुत ही सुंदर मन या बहुत ही सुंदर दिमाग, उसके ऊपर ये चैप्टर है। यानी कि जिसमें मेन कैरेक्टर हैं, वो चैप्टर किसके ऊपर है? बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने नाम बिल्कुल सुना होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। है ना? कह रहे हैं, बिफोर यू रीड, व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? यानी कि तुम्हारे दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? क्या तुम सोचते हो जब तुम वर्ड सुनते हो जीनियस? यानी कि जीनियस वर्ड सुनते ही तुम्हारे माइंड में क्या इमेज बनती है, क्या थॉट आता है? हु इज़ अ जीनियस? जीनियस कौन होता है? कौन एक जीनियस होता है? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? तुम्हें क्या लगता है कि एक जीनियस के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होती है या होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम उसे जीनियस बोलते हैं? ठीक है, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago। यानी कि अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक ऐसा यंग जर्मन सिविल सर्वेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे जिसने कि पूरी दुनिया को हिला दिया था, पूरी दुनिया को स्टॉर्म ला दिया था, मतलब तूफान ला दिया था पूरी दुनिया में, बाय अबाउट 100 years ago, लगभग 100 साल पहले। इन द समर ऑफ 1905, the 26-year-old published in quick succession four ground-breaking papers। यानी कि 1905 में जो 26 साल का जो एक युवा, एक लड़का, जिसने क्या किया था कि पब्लिश की थी कुछ थ्योरीज। ठीक है, जल्दी जल्दी, क्विक सक्सेशन मतलब लगातार जल्दी जल्दी। फोर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, यानी कि रिसर्च के बाद उसने एक थ्योरीज, चार ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी। ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत सबसे पहली बार जो किसी ने की है वो बहुत ही हाई लेवल पर। ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए थे अबाउट लाइट। किस चीज़ के बारे में? लाइट के बारे में, अबाउट लाइट के बारे में। ठीक है, जो भी आज हम पढ़ते हैं, ठीक है, लाइट की स्पीड वगैरह, लाइट की जो को ये साइंस वर्ल्ड में हम जो भी लाइट से रिलेटेड, प्रकाश से रिलेटेड समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं किस तरीके से, और जो अन्य पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से मोशन में आते हैं, किस तरीके से गति करते हैं। द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, यानी कि जो मूविंग बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है। एंड एनर्जी, और एनर्जी के बारे में हमने जो भी समझते हैं, पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, उनसे रिलेटेड जो रिसर्च है, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा पब्लिश की गई थी 1905 में, यानी कि 1905 में। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। यानी कि एक साइंटिफिक जर्नल छपता था और आज भी छपता है। ठीक है, साइंटिफिक जर्नल का मतलब हो गया एक मैगजीन या न्यूज़। ठीक है, जिसमें कि उस उनके रिसर्च को कुछ ही जगह मिली। ठीक है, ज़्यादा जगह नहीं मिली, बट चेंज्ड फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। लेकिन उस रिसर्च ने हमारी जो समझ है स्पेस से रिलेटेड, ठीक है, स्पेस से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड, एंटायर कॉस्मोस और पूरे ब्रह्मांड से रिलेटेड, वो हमारी जो दिमागी सोच है, थ्योरी है, वो बदल के रख दी। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिमस ऑफ जीनियस। और जो आइंस्टाइन का जो नेम है, यानी कि जब भी हमारे मन में जीनियस वर्ड आता है तो हमारे माइंड में क्या आता है? आइंस्टीन। ठीक है, तो यानी कि उतने लेवल पे उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। ठीक है, जिससे कि क्या हुआ? जीनियस का नाम, सिनोनियम, पर्यायवाची, ठीक है, क्या बन गया? आइंस्टाइन बन गया। 50 years आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उनकी डेथ के 50 साल बाद, आइंस्टाइन जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल मतलब अभी भी है। ठीक है, रेंज, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जीनियस कैपेसिटी है, हम कहें कि उनको जो टैग मिला हुआ है, वो अभी तक मौजूद है। तो क्या कह रहा है चैप्टर में? एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। ठीक है, जर्मनी में एक सिटी है। जर्मनी क्या है? एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री। ठीक है, जहाँ पे ये अल्म नाम की एक सिटी है, वहाँ पर उनका जन्म होता है कब? 14 मार्च 1879 में। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइंड टू बी ग्रेटनेस। मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पैदा होते ही, जिनके अंदर कुछ ऐसा देखा जाता है कि हम बताते हैं या सुनते हैं कि हाँ, ये आगे जाके ग्रेट बनेगा, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जन्म के समय नहीं दिखाई दी थी। ठीक है, वॉज नॉट destined फॉर ग्रेटनेस। ऑन द contrary, his mother thought Albert was a freak। और अगर बात करें कि
जो उनकी मदर थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो सोचती थी कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो कैसा एक फ्रीक है। फ्रीक का मतलब होता है थोड़ा अपने आप में कुछ पागलपन होना। ठीक है, ठीक है, कुछ अलग से करना। टू हर हीज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। जो उसकी मदर थी उसको लगता था कि इसका जो सर है, हेड है, वो बाकी के कंपैरिजन में, बाकी उम्र के बच्चों के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। ठीक है, फ्रीक का मैं यहाँ पे एग्जांपल देखा है। A word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others। मतलब फ्रीक का मतलब होता है जो अपने साथ के लोगों के जैसा बिहेव नहीं करता, थोड़ा अलग बिहेव करता है। ठीक है, जिसको हम मोटे शब्दों में पागल बोल देते हैं या सरफिरा बोल देते हैं। एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल के थे, ठीक है, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। आइंस्टाइन ने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। और जब फाइनली उन्होंने बोलना शुरू किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो हर चीज़ को दो दो बार, ट्वाइस बोला करते थे, हर चीज़ को दो दो बार बोला करते थे, रिपीट किया करते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को समझ नहीं आता था कि बाकी के जो बच्चे हैं उनके साथ क्या करना है। ठीक है, एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और उसके जो साथ के जो बच्चे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन के, वो उसको क्या बोला करते थे, ब्रदर बोरिंग, यानी कि वो बहुत ही उनके साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता था, अपने आप में लगे रहता था। तो ऐसे बच्चों को साथ के बच्चे क्या बोलते थे, बोरिंग इंसान है। वैसे ही उनको भी ये बोल दिया जाता था। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, यानी कि जो यंगस्टर मतलब जहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन जब छोटे थे, वो अपने आप में खेला करते थे। ठीक है, अपने आप में खेला करते थे। स्पेशली लव जो मैकेनिकल टॉयज, उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद थी, मैकेनिकल टॉयज। मैकेनिकल टॉयज है ना। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा, जिसका नाम क्या था, माजा। ठीक है, ही ही इज सैड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि ये तो ठीक है, चलो ये मेरी सिस्टर है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, यानी कि इसके पहिए कहाँ हैं। यानी कि उनको टॉयज, मैकेनिकल टॉयज इतने ज़्यादा पसंद थे कि वो अपनी सिस्टर को भी उसी से कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, और उनसे अपनी मदर से पूछते हैं कि इसके जो व्हील्स हैं, इसके पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his mother that what Einstein chose as a profession would not matter। जो उसके हेडमास्टर थे वो स्कूल के, एल्बर्ट आइंस्टाइन के, उनकी मदर से बोलते हैं कि कोई मैटर नहीं करता कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ करे या कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे। उनका कहने का मतलब था ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं होने वाला आपका बेटा, क्योंकि वो एक तरीके से हम कह सकते हैं हमने फ्रीक पढ़ा या फिर एक तरीके से बेवकूफ़ उसको करार दे दिया था हेडमास्टर ने। ठीक है, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6। यानी कि 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखा था। ठीक है, वायलिन आपने देखा होगा इस तरीके से बजाते हैं। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ठीक है, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। फिर बाद में जो है उसका जो वायलिन बजाने का शौक था, वो इतना ज़्यादा उसको पसंद आया। ठीक है, उसमें आगे उसने किया कि एक तरीके से वो बहुत अच्छा बजाने लगे, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और आपने देखा होगा अक्सर फोटोज़ में एल्बर्ट आइंस्टाइन को, ठीक है, किस तरीके से वायलिन बजाते हुए। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, चाहे बोलने में हो, पढ़ने में हो, लेकिन वो एक बुरा इंसान नहीं था, बैड पीपल नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच। वो स्कूल कहाँ, हाई स्कूल कहाँ जाते हैं, मुनिच में। ठीक है, मुनिच एक जर्मनी में नाम की जगह है। ठीक है, जर्मनी में एक जगह है मुनिच नाम की, वहाँ पे उन्होंने अपना हाई स्कूल किया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड। जब वो 15 महीने के थे तब आइंस्टाइन की जो फैमिली थी वहाँ पर वो शिफ्ट होते हैं। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और लगभग हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन के अच्छे मार्क्स आते हैं। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ठीक है, आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। आइंस्टाइन को जो है स्कूल का रेजिमेंटेशन, यानी पूरा स्कूल का जो तरीका था पढ़ने पढ़ाने का, वो पसंद नहीं आता था उसको, हेट होती थी उस चीज़ से। ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और अपने टीचर्स के साथ भी उसकी लड़ाई भिड़ जाती थी। At the age of 15, Einstein felt so stifled, ठीक है, stifled that there he left the school for good। 15 साल की एज में आते आते आइंस्टाइन को स्कूल से इतनी ज़्यादा नफरत हो गई थी। ठीक है, अनेबल टू स्टेबल मतलब घुटा महसूस होना है, घुटाव महसूस होना, सफोकेशन महसूस होना, कि उसने स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट
Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. जो है पिछले साल जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स मिलान नाम की एक जगह पे शिफ्ट हो चुके थे और अपने बेटे यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन को रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही लंबी चौड़े डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। ठीक है, कि आइंस्टाइन को, जिसमें वो चाहता था आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड में जर्मन स्पीकिंग एक स्कूल था, वहाँ पर अपनी एजुकेशन आगे बढ़ने का मौका मिला। इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन मुनिच, एक ऐसा शहर जो कि मुनिच के कंपैरिजन में ज़्यादा लिबरल था। लिबरल का मतलब होता है खुले विचारों वाला। ठीक है, ट्रेडिशनल चीज़ों को कम महत्व देना और चीज़ों को, खुले चीज़ों को मतलब मेंटली और हम कहें कि सोशली खुलापन ज़्यादा होना, लिबरल उसको हम कहते हैं। ठीक है, आज के टाइम में आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं लिबरल सोसाइटी, लिबरल थॉट्स। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। जो आइंस्टाइन थे वो बहुत ही ज़्यादा हाईली गिफ्टेड का मतलब होता है टैलेंटेड। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा उनको, है ना। आप तो जानते होंगे फिजिक्स में ही उन्होंने अपनी चीज़ें, अपना करियर बनाया था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब स्कूल कंप्लीट कर लिया, he decided to study at यूनिवर्सिटी इन जूरिच। फिर उन्होंने स्कूल कंप्लीट होने के बाद डिसाइड किया कि वो एक जूरिच जो यूनिवर्सिटी है यूरिच में, वहाँ पर जाके अपना कॉलेज या अपनी एजुकेशन स्टार्ट करेंगे दोबारा। बट साइंस wasn't the only thing that happened that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। मतलब सिर्फ साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बल्कि उसके अलावा भी कुछ और ऐसा था, जैसे कि अभी आएगा आगे। वॉलरस मुस्टाचे, वॉलरस मुस्टाचे का मतलब है ऐसा यंग मैन जिसकी मुस्टाचे यहाँ पे यानी मूछे वो रखते थे। ठीक है, अब उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दो पिक्चर दे रखी हैं उनकी, जो 21 साल की उम्र में वो ऐसे दिखते थे, और 1955 में, ठीक है, ऐसे दिखते थे, राइट। तो यहाँ पर ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, जैसे कि बताया गया है कि किस चीज़ में इंटरेस्ट था उनको, अपनी फेलो स्टूडेंट में। फेलो स्टूडेंट, फेलो का मतलब होता है साथ में होने वाला, साथ में पढ़ने वाला। माइलेवा मैरिक, माइलेवा मैरिक नाम की एक लेडी थी, एक गर्ल थी जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन को इंटरेस्ट था। whom he found to be a clever creature, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन को लगता था कि ये भी उन्हीं की तरह क्या है, क्लेवर है, एक अच्छी समझदार पढ़ी लिखी या फिर चालाक क्यूरियस इंसान है। दिस यंग सर had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। वो जो लेडी थी माइलेवा मैरिक, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच, जूरिच में यूनिवर्सिटी में आई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि जो जूरिच में एक यूनिवर्सिटी वो ऐसी थी कि जहाँ पर लड़कियों को डिग्री करना अलाउ था। ठीक है, यूरोप में उस समय बहुत कम ऐसा अलाउ जगहों पर अलाउ था, उसमें से एक ये वाली यूनिवर्सिटी थी, इसलिए वो लेडी भी वहाँ पर आई थी। Einstein saw in her an ally against Philistines, those people in his family and the university with whom he was constantly at odds। ठीक है, यहाँ पे वर्ड दे रखा है Philistines, मतलब a word used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature and music। मतलब ऐसे लोग जो कि, जिनको कि वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट, जिनको आर्ट पसंद नहीं है, लिटरेचर पसंद नहीं है या म्यूजिक पसंद नहीं है, उनको डिसअप्रूव करने के लिए ऐसे वर्ड, उनको बुरा कुछ बताने के लिए, ठीक है, बुरा मानने के लिए ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है। मतलब ऐसा इंसान जिसको आर्ट पसंद नहीं है, म्यूजिक पसंद नहीं है, उसको क्या बोल दिया जाता था, फिलिस्टाइंस। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला गया है। इस पूरे का मतलब क्या हुआ, आइंस्टाइन सॉ इन हर एलाई, मतलब आइंस्टाइन को उसमें अपना एक दोस्त दिखाई दिया उस लेडी में, अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस दोज हु पीपल इन हिज फैमिली एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds। और उन लोगों के अगेंस्ट, मतलब अपनी फैमिली में भी उसको कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला, या ऐसे अपनी यूनिवर्सिटी में भी अपने आसपास के लोगों में भी उसको ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि सब के सब मोस्टली उसके विचारों के अगेंस्ट रहते थे। द कपल फेल इन लव, जो दोनों थे आइंस्टाइन और माइलेवा, दोनों को लव हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। ठीक है, और जो लेटर्स लिखा करते थे, अपने वर्ड्स एक दूसरे को साझा किया करते थे, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और साइंस के टॉपिक्स पर बात किया करते थे, और लव लैंग्वेज में भी। wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity
टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। ठीक है। और आइंस्टाइन लिखते हैं लेटर में माइलेवा को कि मैं मुझे बहुत खुशी होगी और प्राउड फील होगा जब हम दोनों मिलके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर अपनी जो रिसर्च है वो पूरी करेंगे। ठीक है। और उसका जो है कंक्लूजन ढूंढेंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, ठीक है, जब 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज एन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट कर ली थी। एंड अनएम्प्लॉयड, अभी वो क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे, अभी बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उनको अभी एक जॉब मिली थी किस चीज़ की, टीचिंग असिस्टेंट की। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। उनको किस चीज़ में, टीचिंग असिस्टेंट में जॉब मिली थी। ठीक है, जहाँ पर वो प्राइवेट लेसन्स भी दिया करते थे, है ना। एंड फाइनली सिक्योर, फिर उन्हें 1902 में एक जॉब मिलती है, कहाँ पे, टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब। कहाँ पे, पेटेंट ऑफिस में, बर्न नाम की एक जगह है, पेटेंट ऑफिस में उनको जॉब मिलती है। पेटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का को अपने नाम पर रजिस्टर करवाना, कोई चीज़ आपने इन्वेंट की है उसके लिए उसको पेटेंट करवाया जाता है। वहाँ पर उनको जॉब की मिली। वाइल he was supposed, ठीक है, पेटेंट का मतलब आपको समझ आएगा, डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। मतलब मान लीजिए आपने कोई चीज़ रिसर्च की, आपने कोई चीज़ इन्वेंट की और आप चाहते हैं कि भविष्य में अगर उसका कोई उपयोग करे तो उसके बदले में आपको रॉयल्टी या पैसा मिले, तो उसके लिए हम पेटेंट करवाते हैं। ठीक है, वही चीज़ वो उस चीज ऑफिस में उनको जॉब मिली। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, और उनको दूसरे लोगों की जो इन्वेंशन थी उसको असेस करना था, उसको देखना था, समझना था कि वो रियल है या नहीं है, किसी कॉपी तो नहीं है। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, और साथ ही साथ आइंस्टाइन ने अपनी खुद की थ्योरीज जो थी, साइंटिफिक थ्योरीज, उन पे भी काम कर रहे थे। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। और वो मजाक मजाक में ये भी कहा करते थे कि जहाँ जिस ऑफिस में वो उनकी डेस्क थी, यहाँ पर वो बैठते थे, वहाँ पे वो अपनी रिसर्च भी करते थे साथ के साथ। तो उस टेबल को क्या बोला, नाम दिया था उन्होंने, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, उस टेबल को नाम दिया था जहाँ पे वो रिसर्च करते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर्स इन 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, 1905 में जो आइंस्टाइन है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहाँ पे आपने 9th 10th में निश्चित तौर पर पढ़ा होगा, उससे आगे भी पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ेंगे। 1905 में उन्होंने प्रकाशित की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। उन्होंने प्रयास किया या प्रूव किया कि जो टाइम और डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निश्चित, सर्टेन नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं कि उन्होंने कहा कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है। उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि अगर हम दो घड़ियां ले, ठीक है, एक घड़ी जिसको कि हम ज़मीन पर रखें और एक घड़ी जिसको हम आसमान में ले जाएँ और बहुत तेज़ी से उसको घुमाएँ। मान लीजिए कोई एरोप्लेन में ले जाएँ, जेट में ले जाएँ, तो अगर जब हम दोनों को एक ही टाइम पे सेट कर दें, लेकिन एक को हम बहुत तेज़ी से घुमा रहे हैं ऊपर, तो जब बाद में दोनों को मैच किया जाएगा तो हम देखेंगे कि ऊपर जो घड़ी स्पीड से चल रही है, मतलब किसी में ट्रैवल कर रही है प्लेन के अंदर, तो दोनों के टाइम में डिफरेंस दिखाई देगा। यानी कि उनको कहना था कि टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, डिपेंड करता है ये कौन से जगह पे है, ठीक है, कितने दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पर हमने कर, इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, दूसरे की तुलना में अगर एक घड़ी दूसरे की तुलना में बहुत तेज़ी से मूव कर रही है तो दोनों का टाइम डिफरेंस आएगा। फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसी तरीके से उन्होंने दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला, जो आज के समय में ये आप सुनते होंगे, कि जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है, एम सी स्क्वायर के। एम मतलब मास, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। यहाँ पे दे भी रखा है क्या, कि E stands for energy, M stands for mass and C stands for speed of light in the vacuum। ठीक है, वैक्यूम का मतलब जहाँ पर कोई भी बाधा नहीं है, तो कोई भी डिस्टर्बेंस या रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसे वैक्यूम बोला जाता है। तो वहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे फेमस फार्मूला जो आज की दुनिया में है वो दिया था, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया यहाँ पे, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। कि जब आप एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं
तो आपको 2 घंटे भी 2 मिनट की तरह लगते हैं कि 2 मिनट में टाइम निकल गया। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और जब आप किसी गर्म तवे पे 2 मिनट के लिए भी बैठ जाएं या 2 सेकंड के लिए भी बैठ जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 2 घंटे से बैठे हैं। तो दैट्स रिलेटिविटी। तो यही क्या कहा उन्होंने कि ये रिलेटिविटी का एग्जाम्पल है, यानी कि रिलेटिव का, दोनों रिलेटिवली हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक में जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है उसमें हमें लग रहा है कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया, वहीं जो चीज़ खराब है उसमें लग रहा है कि टाइम कितने देर से चल रहा है। उन्होंने ये एग्जाम्पल मजाक में उस चीज़ को समझाने के लिए दिया था। वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब आइंस्टाइन दुनिया की जो फिजिक्स के उस समय बहुत ही चर्चित सबसे कठिन प्रॉब्लम्स में से एक थी, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, जब उस पर रिसर्च कर रहे थे उन प्रॉब्लम्स पे, लेकिन उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेवलिंग मतलब खराब होने लग गई थी उनकी प्राइवेट लाइफ, स्टार्टिंग टू फेल। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी माइलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। एल्बर्ट आइंस्टाइन चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद माइलेवा से शादी करें, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी जो मदर थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की वो इस चीज़ के अगेंस्ट में थी। शी थॉट माइलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। उन्हें लगता था उसकी मदर को एल्बर्ट आइंस्टाइन की कि जो माइलेवा है वो 3 साल बड़ी है आइंस्टाइन से, तो उनके लिए एक परफेक्ट मैच नहीं है, उसके लिए टू ओल्ड है, यानी कि एक बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय माइलेवाज इंटेलिजेंस, साथ ही जो आइंस्टाइन की मदर थी वो माइलेवा की इंटेलिजेंस थे, यानी माइलेवा खुद भी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और बहुत ही अच्छी, मतलब हम कहें कि फिजिक्स में रही, ठीक है, और उनकी इंटेलिजेंस से उसकी मदर को हम कहें कि बोदर होती थी या जेलस होती थी, इसलिए भी उसकी मदर ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर ने उसको अलाउ नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। उसकी मदर ने बोला कि तुम्हारे लिए ये सिर्फ किताब की तरह है, मतलब तुम्हें इससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, और आइंस्टाइन ने उस शादी को फिर कैंसिल कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने शादी कर ली माइलेवा से, ठीक है, पहले तो उसकी मदर के कहने पर वेडिंग को ख़त्म कर दिया या फिर नहीं की, लेकिन बाद में 1903 में उस माइलेवा से शादी करता है एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 लड़के होते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड, लेकिन कुछ 2 साल बाद उनकी जो मैरिज थी वो कमज़ोर हो गई। माइलेवा, सॉरी फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, ठीक है, माइलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। माइलेवा जो थी एक हाउसवाइफ बनकर रह गई थी और अपना जो उनका जो एम्बिशन था कि कुछ करना चाहती थी फिजिक्स में लाइफ में, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कुछ सालों के लगातार नोक-झोंक लड़ाई के बाद, द फाइनली कपल डिसाइडेड डाइवोर्स इन 1919। 1919 में जो कपल है, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और माइलेवा, दोनों ने डिसाइड किया कि वो डाइवोर्स लेंगे। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल जो आइंस्टाइन ने अपनी कज़न के साथ शादी कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, एल्सा था। आगे क्या कह रहा है, आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड, ठीक है, कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम 1915। 1915 में जो अगला चैप्टर शुरू होता है आइंस्टाइन की लाइफ का और उन्हें बहुत बड़ी फेम मिलती है पूरी दुनिया में। ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी, ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यहाँ पे क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर कि ग्रेविटी की नई इंटरप्रिटेशन उन्होंने दी, ठीक है, ग्रेविटी को नए तरीके से समझाया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, ठीक है, और उनके एक्सपेरिमेंट को जब टेस्ट किया गया आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को, ठीक है, किसके जरिए, एक्लिप्स ऑफ द सन, सन पे जो सूर्य ग्रहण के टाइम पे उनकी थ्योरी को टेस्ट किया गया तो पाया गया 1919 में कि ये थ्योरी जो दी है वो बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था और जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग जो चेक किया गया कि उन्होंने पहले ही एडवांस में ही थ्योरेटिकल रूप में एग्जैक्ट डिस्टेंस दे दिया था कि किस तरीके से विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड रिफ्लेक्ट, यानी कि जो लाइट पड़ रही है वो कितने डिग्री पे, कितने डिस्टेंस पे डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट मतलब मान लीजिए किसी जगह पे कहीं से लाइट पड़ रही है और कितनी डिग्री पे जो है डिफ्लेक्ट होगी, मुड़कर वापस होगी या फिर इधर उधर चली जाएगी, इसको क्या बोला जाता है, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
ठीक है, किसके जरिए? सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सन का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ऐसे अर्थ का भी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, जहाँ पर कि जो प्रकाश है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, जो लाइट है वो मुड़ने लग जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, वैसे ही उन्होंने प्रूव करके दिखाया और उनकी थ्योरी को सही पाया गया। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और न्यूज़पेपर खबरों में उनके काम को, उनकी रिसर्च को, उनके चीज़ों को साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। राइट। आइंस्टाइन रिसीव, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का मतलब साइंस की दुनिया में बहुत ही बड़ा बदलाव। ठीक है, बहुत ही कुछ नया। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, आइंस्टाइन को फिजिक्स की दुनिया में 1921 में एक नोबेल प्राइज भी मिलता है। आपको पता है नोबेल प्राइज क्यों मिलता है? किसी फील्ड में, चाहे आर्ट के हो, चाहे है ना लिटरेचर के हो, चाहे वो किसी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इस तरह के फील्ड में जो कोई टॉप के, उस साल की टॉप की कोई चीज़ रही हो, कोई पर्सन टॉप का रहा हो, तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। आइंस्टाइन को 1921 में मिलता है। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स, पूरी दुनिया से उनको सम्मान मिलता है। इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया में जगह जगह मंचों पर, स्टेजेस पे उनको बुलाया जाता है। ठीक है, प्रेस या मीडिया के द्वारा उनको, उनकी तारीफ की जाती है। When the Nazis came to power in Germany 1933, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा हिटलर के बारे में। ठीक है, 1933 में जब नाजी जो है पावर में आ जाते हैं, हिटलर की जो थ्योरी है या हिटलर का आइडियोलॉजी नाजीवाद, ठीक है, जब वो पावर में आए थे 1993 में जर्मनी में। ठीक है, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, तो आइंस्टाइन जो है शिफ्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ठीक है, जर्मनी से चले जाते हैं। 5 years लेटर, 5 साल बाद, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। ठीक है, 5 साल बाद क्या किया जाता है? एक डिस्कवरी होती है न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? बेसिकली जिसमें कि हम कहें कि जहाँ पर, अगर हम बात करें, न्यूक्लियर फिजन बेसिकली होता है जहाँ पे दो एटम्स को जो आपस में टकरा के जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है जब दो एटम्स को टकराया जाता है। या यूरेनियम की बात करें, है ना, यूरेनियम 238 आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो सिर्फ नॉलेज के लिए रख लीजिए। यूरेनियम 238 एक ऐसा पार्टिकल या ऐसा तत्व होता है जिसमें कि उसके जब टकराया जाता है उनके बीच न्यूट्रॉन को, है ना, दो परमाणुओं को टकराया जाता है तो उसमें से ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। इन बर्लिन, बर्लिन में उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया जाता है। तो इसी उस जब थ्योरी का पता चलता है अमेरिका के फिजिसिस्ट को, अमेरिका के लोगों को, ठीक है, अमेरिका के साइंटिस्ट को, तो वो उनमें एक डर का माहौल आ जाता है। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म, और जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, तो बहुत सारे लोग वहाँ से, जर्मनी से जो है बाहर निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं डर के मारे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और जो दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं और खासकर अमेरिका के, उनमें एक डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये हिटलर की नेतृत्व में, हिटलर की लीडरशिप में वहाँ के जो ये साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, कुछ ऐसा एटम बम ना बना ले जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाए। ठीक है, एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग्स आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो इसीलिए जो आइंस्टाइन के कलीग होते हैं, ठीक है, उनके कहने पर आइंस्टाइन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वहाँ पे उस टाइम अमेरिका के जो है राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं 1939 2 अगस्त में, इन विच ही वार्न, वो यानी कि आइंस्टाइन वार्निंग देते हैं और वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं। अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, अगर इस तरीके का कोई एक बॉम्ब अगर बन जाता है, exploded in port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory, तो हो सकता है पूरी पोर्ट, पूरे शहर को ये तबाह कर दें और आसपास के चीज़ों को भी बर्बाद कर दें, आसपास के क्षेत्र को भी बर्बाद कर दें, यानी कि वो लेटर में ऐसा लिख रहे हैं। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, लेकिन उनके जो वर्ड्स है वो ऐसा नहीं कि वेस्ट चले गए, वो असर कर गए। ठीक है, अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट, तो अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे, अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सीक्रेट तरीके से एटॉम बॉम्ब बना लिया अपने आप, एंड ड्रॉप इट ऑन जापानीज सिटीज़। आपको पता ही होगा कि फिर इसको अमेरिका ने सबसे पहले कहाँ पर गिराया था? 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, दो सिटीज़ के ऊपर, जहाँ पे पूरी तरीके से उनको बर्बाद कर दिया था, है ना। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जब आइंस्टाइन को पता लगा, तुरंत उनको खबर मिली तो पूरी तरीके से हिल गए थे इस चीज़ से
कि अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन कैसे कर सकता है। दिस टाइम मतलब जो उनका इंटेंशन था, उनका इंटेंशन ये था कि अमेरिका बॉम्ब बनाए लेकिन सिर्फ अपने पास सिक्योरिटी के लिए रखें, कि भविष्य में अगर कुछ ऐसा हो जर्मनी की तरफ से तब जाके अटैक करें। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि अमेरिका ने उसका यूज़ जापान के ऊपर किया तो पूरी तरीके से वो हिल गए थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड स्टेट। तो मिसिव, मिसिव का मतलब होता है एक बड़ा लेटर लिखा अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, और प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उन्होंने लिखा, सॉरी यूनाइटेड नेशंस को लिखा, अमेरिका को नहीं, यूनाइटेड नेशंस को लिखा। यूनाइटेड नेशन आपको पता होगा जहाँ पर कि बहुत सारे देश उसका हिस्सा हैं, मीटिंग करते हैं किस तरीके से देश दुनिया भर में जो समस्याएं चल रही है उनको सॉल्व आउट किया जाए। उसी संस्था को क्या बोला था, उसी ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशंस बोला जाता है। अमेरिका भी उसका एक मेंबर है, ठीक है, भारत भी उसका मेंबर है। तो उसे जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक लेटर लिखते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, पूरी दुनिया के लिए एक गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि इन तरीके के भविष्य में होने वाली हरकतों पर लगाम लगा सके। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन जैसा कि रूजवेल्ट को उन्होंने जब लेटर लिखा था, पहले हमने जो पढ़ा था अभी, ठीक है, उसका असर हुआ था, है ना, जिसके आधार पर अमेरिका ने तुरंत जो है रिसर्च चालू कर दी थी एटम बम बनाने के लिए, और बना भी लिया। लेकिन जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को पत्र लिखा तो उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगले डेकेड में, अगले दशक में जो है आइंस्टाइन धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे, agitating for an end of arms build and using his popularity to campaign for peace and democracy। और उनकी जो मूवमेंट थे, आंदोलन थे और रिक्वेस्ट थी पूरी दुनिया भर में कि जो हथियार बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उन पर लगाम लगाई जाए, है ना, उनको उनको शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए। उनका उपयोग तभी किया जाए जब कोई आपके ऊपर करे, तो पीसफुल तरीके से उनका डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में लागू की जाए। इस तरीके की चीज़ें वो कैंपेन करने लगे थे। When Einstein died in 1955, आइंस्टाइन की मृत्यु होती है 1955 में एट द एज ऑफ 76, जब वो 76 साल के थे। He was celebrated as a visionary and a world citizen as much as scientific genius। तो उनको एक दुनिया में किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, एज अ विजनरी। विजनरी का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि भविष्य में या पूरी दुनिया के लिए कुछ नया सोचने का वो हम कहें कि थॉट रखता है, ठीक है, विजनरी उसको बोला जाता है, कुछ नया करने का। और वर्ल्ड सिटीजन, वर्ल्ड सिटीजन का मतलब हो गया कि पूरी दुनिया के लिए जो सोचता है, ना कि सिर्फ अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो सोचते हैं, प्रयास करते हैं, चिंता करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता ही है साइंटिफिक जीनियस तो उनको बोला ही जाता है। तो यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, ठीक है, कि जीनियस यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने किस तरीके से अपनी अचीवमेंट ली, पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ, उनको जीनियस का सिनोनियम बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आइंस्टाइन से रिलेटेड, क्या क्या हुआ, क्या किस तरीके से, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन जब मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, इस वीडियो में भी, हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन बुक से उठा के नहीं डाल देते, बल्कि उसमें थोड़ा फेर फेर यानी दल बदल कर देते हैं, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और थोड़ा खुद से बनाने की कोशिश करे। इस तरीके के क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, बजाय कि इनको भी पढ़ना है, लेकिन इस खुद से लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।